जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने बहुत ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें हम शिक्षा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें करने आए हैं जो कि पूरे विश्व में वो दिखाई जाएंगी। मेन बात यह है कि शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जिसके बगैर सब तरफ अंधकार है। मानव जीवन में तो है ही है। जैसे अगर हम कहें कि एक बच्चा जिसको कि शिक्षा का पूरा अधिकार है, उसके बावजूद अगर उसको शिक्षा नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि पूरी मानव जाति के लिए वो एक कलंक की तरह है। तो आज हम शिक्षा आप तक एक अच्छे तरह से या जो आप चाहते हैं उस तरह से पहुँचे, इसके बारे में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जहाँ हम उपस्थित हैं वो है एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, झरोडा कला, न्यू दिल्ली 72। ये स्कूल 1994 में बना, बहुत ही बढ़िया बना है और इसको श्री देवराज गुप्ता जी और जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं और डॉक्टर रजनी बालाजी ने बनाया। डॉक्टर रजनी बालाजी, जैसा कि आप अगर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो एक बार इस स्कूल की दीवारों को दिखाएं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो फाइन आर्ट से एक एक्सपर्ट हैं और वह अभी भी वो एक स्कूल में या हम कहें एक कॉलेज में रोहतक में पढ़ाती हैं। वो पीएचडी हैं। आज बड़े ही इज्जत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि उनके इस स्कूल ने उनका नाम रोशन किया है और फाइन आर्ट का भी एक झलक इस स्कूल में घुसते ही दिखती है। असली बात यह है कि वो आज अपनी अस्वस्थता के कारण वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस प्रोग्राम को देख रही होंगी। और जहाँ तक सवाल है कि इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पूरा अवसर है उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ट्रेन टीचर्स हैं और जो स्टाफ है वो काफ़ी बढ़िया उनको आगे बढ़ा रहा है। जैसा कि स्कूल में आप देख रहे होंगे कि सभी बच्चे कितने शांत बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इस शांति को तोड़ते हुए आप सब से एक बार मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो साथ बैठे हैं श्री कृष्ण जी, उनका हम स्वागत करें, जिनका कि पिछले इतने सालों से मैं कहता हूँ कि शायद अलग अलग फील्ड में अगर उनका अनुभव लगाया जाए तो वो 50 साल से ऊपर का होगा। अलग अलग फील्ड में वो अपना अनुभव रखते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी को भी वो पढ़ रहे होंगे। लेकिन मेन बात ये है कि हम उनका स्वागत करें एक बार जोरदार तालियों से। इस स्कूल को बनाने में सबसे बड़ा हाथ लेट श्री देवराज गुप्ता जी का था और उनके साथ रजनी बालाजी जो कि पीएचडी हैं और वो एक रिटायर्ड टीचर रही हैं फाइन आर्ट की, उनका हाथ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज हम लोग एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बैठे हैं और हमारे साथ बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको कुछ ही देर में आपको अपने अपने फील्ड या अपने अपने विचार बताएंगे। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा शेखर जी का, जो इस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं डॉक्टर श्री कृष्णा जी का भी स्वागत करूंगा। फिर गिरीश जी हैं जो कि एडवोकेट रहे हैं और वो आपको अपनी बातें बताएंगे। वो उनका एक एजुकेशन के भी क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। नवीन रोहिला जी हमारे साथ हैं जो अलग अलग बातों पे आपको बात बताएंगे।
फिर हमारे साथ आपके कई शिक्षक मौजूद हैं, जिसमें श्रीमती संगीता चक्रवर्ती पीजीटी हैं, जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाती हैं, उनके आप विचार जानेंगे। सुनीता जी हैं, पीजीटी हैं, जो कि आपको ज्योग्राफी से जुड़ी हुई बातें बताएंगी। राजकुमार राय जी हैं, जो पीजीटी हैं, जो कि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड बातें बताएंगी। साथ ही मैं अगर पवन कुमार जी की बात ना बताऊं तो भी गलत होगा, जो कि अपनी अपनी बातें आप लोग रखेंगे। लेकिन अब बिना समय नष्ट किए हम सबसे पहले इस स्कूल के श्री शेखर जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आपको 2 शब्द कहें और अपनी बातें आपको बताएं। हमारे एवरग्रीन परिवार की ओर से सभी पैनलिस्ट का और सुभारती टीवी की तरफ से जो भी टीम आई हुई है उनका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो पैनल डिस्कशन है वो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए और उसके बाद जब ये ब्रॉडकास्ट होगा चलेगा उसमें दुनिया के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। हमारे जो पैनलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, वो आपको अपने फील्ड के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। और मैं इस स्कूल के बारे में बात करूं तो हमारे पेरेंट्स ने 1994 में इस स्कूल की स्थापना की थी। एक छोटे से पौध के रूप में इस स्कूल को बनाया गया था और आज ये विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 29 साल 29 ईयर्स इसे हो चुके हैं और हमारे स्कूल से बहुत सारे नीट क्लियर करके मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे बच्चे हर साल अपीयर होते हैं और कामयाब होते हैं। धन्यवाद। शेखर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में स्कूल के अचीवमेंट बताए और सब बच्चों को और साथ में हम सबको गर्व है कि बच्चे जिस लिए यहाँ आ रहे हैं वो उनका एम पूरा हो रहा है। अब मैं डॉक्टर श्री कृष्णा जी से मैं निवेदन करूँगा कि वह अपने विचार आप तक पहुँचाएँ। डॉक्टर श्री कृष्णा जी का एक बहुत लंबा अनुभव है काउंसलिंग में, साइकोलॉजिस्ट वो हैं और अलग अलग तरह की काउंसलिंग के बारे में वो बहुत से विद्यालयों में वो जाते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय या अन्य जगहों पे वो जा कर के काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत होती है, क्या होती है, ये सब आपको इस प्रोग्राम में बताया जाएगा। और साथ ही मैं एक बार फिर आप सबसे कहूँगा कि उनका भी हम स्वागत करें और हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो बताएं। मैं सुभारती टीवी और स्कूल संस्थापक का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आज ये मौका दिया कि हम स्कूल में इस टाइप का प्रोग्राम कर सकें। दोनों के बगैर ही कुछ भी हो पाना असंभव था। अगर हमारे पास टीम अवेलेबल थी तो हमारे पास स्कूल नहीं होता तो शायद हम इस काम को नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात यही आती है कि जब हम किसी भी तरीके का कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस ज़रूरी होते हैं ताकि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। सर ने जैसे बताया कि मेरा बहुत सारे स्कूल्स में अनुभव रहा है, नो डाउट। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ भी एक अनुभव रहा, गवर्नमेंट स्कूल के साथ भी अपना एक अनुभव रहा, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ भी एक अच्छा अनुभव रहा। और अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, इस परिवार के साथ, इस स्कूल के साथ मेरा एक गहरा नाता रहा है और वो प्यार, वो अपनापन हमेशा मुझे मिलता रहा। वो मेरा सौभाग्य है कि जब भी मैंने कुछ बोला और इन्होंने ओबलाइज कर दिया। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा शेखर जी का कि वो इस प्रोग्राम को अपने स्कूल में कराने के लिए हमें इन्होंने परमिशन दी और बच्चों को हम उस तरीके से अपनी नॉलेज स्प्रेड कर सकें और उनकी जो क्वेरीज हैं उनको हम क्लियर कर सकें। काउंसलिंग आप समझते हैं कि हर स्टेज पे ज़रूरी है। जब आपके स्कूल्स में कोई भी काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं तो आप लोग इसी तरीके से बैठते हैं और आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं।
सेम सिनेरियो हमारी क्लासरूम का होता है। क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्या हम वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं? हमारे अंदर एक अलग तरीके का भय होता है। वो भय जो हमारे अंदर है वो कौन क्रिएट करता है? क्या जो सामने पढ़ाने वाला टीचर है वो आपके अंदर की हेजिटेशन या भय आपके अंदर पैदा करता है? उसको करने वाला हमारा पीयर ग्रुप होता है, हमारे साथी होते हैं जिनको देख के हम एम्बेरस फील करते हैं, जो आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन के पूछने पे शायद आपको देख के हंसता होगा, आपका मजाक बनाता होगा, या आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरा क्वेश्चन पता नहीं सही है या नहीं है, मैं पूछूंगा बच्चे हंसेंगे और उससे मैं एम्बेरस फील करूंगा। लेकिन जब तक आप अपनी वीकनेस को दूर नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ जानना नहीं चाहेंगे, अपने तरफ से अपने आप को ओपन नहीं करेंगे, तो आपकी कोई भी हेल्प कर सकता है? वो संभव नहीं है। आपकी हेल्प के लिए आपको अपने आप खड़ा होना होगा, अपने अंदर से उस क्वेश्चन को पूछना होगा कि मेरी ये क्वेरीज हैं, इस तरीके के विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, क्या मैं इस तरीके के ट्रैक पे चलूं तो मैं आगे लाइफ में सक्सेस हो सकता हूं, मैं अपने गोल अचीव कर सकता हूं? वहां आपको बताया जाएगा कि आप यहां तक ठीक हैं, लेकिन अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स पे चलें। अभी आप देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो आपकी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके पास आ चुके हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप एजुकेशन ले सकते हैं। उन सब के बारे में आपको डिटेल सभी पैनलिस्ट कुछ ना कुछ अपनी तरीके से शेयर करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है जो यहाँ बैठे बच्चों के लिए नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जिनको एजुकेशन कैरियर से रिलेटेड या आपके एजुकेशन के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसको बखूबी दूर कर पाएंगे, और उन डिटेल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके माध्यम से अपने आप दूर करवा पाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपके मन में कोई क्वेरी है उसको ज़रूर क्लियर करें और क्वेश्चन ज़रूर पूछें। अब जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको पूरी छूट है, आप अपने जो आपकी जिज्ञासाएं हों, जो आपके प्रश्न हों, वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल पर ही, स्कूल के एक गेट पर एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है, शायद आप अपने इधर देखें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगी कब। तो सोचिए नहीं, वो आप पूछिए, क्योंकि अगर जैसा डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं था लेकिन वो तो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब बात पहले से समझ सकते हैं कि आप अगर क्लासरूम में भी अगर दूसरों को देख के हेजिटेट करेंगे तो शायद आप हेजिटेट ही करते रह जाएंगे। तो आपको पूरा मौका मिलेगा, अगर कोई अभी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ ले, नहीं तो एक पैनल हमारे साथ, एक हमारे साथी नवीन रोहिला जी हैं, उनके विचार सुने, और तब तक आप अपने मन में प्रश्न जरूर बना लें। तो कोई पूछ रहा है अभी? चलिए, अब मैं नवीन रोहिला जी जो एडवोकेट हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार आप तक रखें। नवीन जी। बच्चों, आज के समय में एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस जो आए हैं, ठीक है, उन सब में कुछ कोर्सेज रेगुलर भी हैं, डिस्टेंस में भी हैं, और कुछ वोकेशनल कोर्स भी आए हैं, ठीक है, जिसको बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत सारे स्कूल, ठीक है, उसको आगे चला रहे हैं, ठीक है। और मैं बात करूं कि एक हायर एजुकेशन और एक 10वीं और 12वीं से भी वो कोर्स आप कर सकते हो। 10वीं से वोकेशनल बहुत सारे कोर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स या कुछ टेक्निकल कोर्स आप करके आगे अपनी फील्ड में बढ़ सकते हैं आगे। और सबसे बड़ी बात आपकी यही है कि जिस कोर्स में या जिसमें आपकी जिज्ञासा है, जिसको करने में आपकी रुचि है, मैं चाहूँगा कि आप वही कोर्स करें, और उसके लिए हम लोग गाइड करने के लिए आपको आए हैं।
और डिस्टेंस में भी मैं बात करूं कि जो यूनिवर्सिटियां हैं, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ आपकी दिल्ली में हैं और कुछ अदर स्टेट में भी हैं, ठीक है। सभी में वो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं वोकेशनल कोर्स की बात करूं तो वोकेशनल कोर्स भी तकरीबन सभी यूनिवर्सिटियों में शुरू हो चुके हैं। बस यही मैं चाहूँगा कि आप अपने क्वेश्चन को मुझसे सवाल करें, मैं बताऊँगा फिर। अभी नवीन जी के विचार सुने और आप शायद अब बहुत कुछ आपने अपने मन में अपने क्वेश्चन भी बना लिए होंगे, लेकिन और थोड़ा सा टाइम देते हुए मैं गिरीश अरोड़ा जी, जिनका कि 10 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है हायर एजुकेशन और अलग अलग तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स में, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो अपने विचार आपके समक्ष रखें। मैं सुभारती टीवी का धन्यवाद करता हूँ, इसके साथ साथ बच्चों का बहुत ही ज़्यादा। बच्चों, मैं थोड़ा सा आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन चाहता है कि लग्जरी लाइफ जीना, प्लीज़ हैंड रेज करें, और अपने परिवार के लिए लग्जरी लाइफ रखना, हैंड रेज। बाकी नहीं चाहते, कुछ अभी भी है जो नहीं चाहते हैं। तो अभी आप किसी भी क्लास में लर्न कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपको 4 से 5 साल का टाइम देना है अपनी और अपनी फैमिली के लिए लग्जरी लाइफ बनाने के लिए। आपको ये 4 से 5 साल इतनी मेहनत करनी है कि आपकी पूरी फैमिली वालों के लिए आप एक एग्जाम्पल बन जाएं कि हाँ, हमारा बेटे ने इतना सब कर दिया, हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। उस 4 से 5 साल देने के लिए आपको डिफरेंट फील्ड में सभी लोगों को जाना है। कोई एक फील्ड सबके लिए फिक्स नहीं है, सभी को कुछ ना कुछ अलग अलग करना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अपने बिजनेस में स्टार्टअप लेना है। तो आपको डिपेंड ये करेगा कि आप किस फील्ड में और क्या करना चाहते हैं। इसके लिए +2 के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। लाइक मैंने बताया, जैसे कुछ मेडिकल से रिलेटेड है, नॉन मेडिकल है, टेक्निकल है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई टीचर बनना चाहता है। इसके साथ साथ करते हुए हम लोग लाइक हमारा जैसे कोई नर्सिंग फील्ड में जा रहा है, नीट कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, इसके साथ साथ हम डिस्टेंस एजुकेशन में ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं और IAS IPS के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करते हुए पूरे समाज के लिए, अपने पूरे विलेज, अपने पूरे एरिया के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं, जिससे आपके सभी परिवार वालों को गर्व होगा। तो प्लीज़ मैं यही चाहूँगा कि 4 से 5 साल दबा के मेहनत करनी है, जैसे अभी तक आपने की, अपने स्कूल का नाम रोशन किया और 100% रिजल्ट लाए हैं अभी तक। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है और सबका नाम रोशन करना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि जो 4 से 5 साल ये हैं, इस पे हम पूरी मेहनत करें और हम आगे बढ़ें, लेकिन जैसा आपका भी एक बहुत बड़ा अनुभव है, बच्चे जब एक बार मान लीजिए कि किसी की थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न आ जाती है, लेकिन उसके घर वाले ये कहते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, और उसका दिमाग कहता है कि नहीं, मैं क्रिकेटर बनूंगा। तो ऐसे केस में इन दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? सर, ऐसे एग्जाम्पल ना मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में कई बार फेस किए हैं। तो फेसफुली ना उसके पेरेंट्स उसके अच्छा सोचते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट टू बेस्ट सोचते हैं, लेकिन बच्चे का माइंड सबका अपना अपना है। अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ये सब सोच लेते तो आज उसका ब्रांड नेम ना होता, वो क्रिकेट का भगवान ना कहलाता, उसको कहीं इंजीनियरिंग में डाल देते तो ऐसा ना होता शायद। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर। तो बच्चों को अपने दिल की, अपने मन की ज़रूर सुननी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और उसके लिए अपने पेरेंट्स को प्यार से बाय रिक्वेस्टली मनाना चाहिए। जी, आपने जो लास्ट में कहा कि बच्चों को अपने मन की सुननी चाहिए और अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि बच्चा अगर अपने मन की बात बताएगा तभी उसके पेरेंट्स भी समझेंगे। क्योंकि पहले तो एक कहावत थी ना, खेलोगे कूदोगे होगे गंवार, तो वो अब शायद वो नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? गिरीश जी ने अभी कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका एक टाइम पीरियड है जो गोल्डन टाइम है 5 साल का। 5 साल को आप कैसे कैश कर सकते हैं, किस तरीके के कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं, क्या वो 5 साल में आपको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ आती है कि जब किसी जर्नी पे आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास उसका फ्लो चार्ट होना चाहिए।
उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और उस जर्नी के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आप अगर इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो ये गोल अचीव मैं 4 साल में कर लूँगा, ये गोल अचीव मैं 5 साल में कर लूँगा। इसके बीच आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं उन हर्डल्स को मैं बहुत इजीली कवर कर जाऊँगा। दूसरा पॉइंट गिरीश जी का आया कि आप लोग पेरेंट्स के साथ में कनेक्ट रहिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग देखते होंगे, खुद से भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जब आपकी इनिशियल क्लासेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक, आप लोग जाके घर पे सारी 1-to-1 चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। एम आई राइट? ऐसा होता है ना? ग्रेजुअली जब हम लोग 6th, 7th, 8th में आते हैं तो स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हमारी लाइफस्टाइल में आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देते हैं कि हम लोग बड़े हो गए। क्या जेन्युइनली उस टाइम तक हम बड़े होते हैं? उस टाइम तक हम बड़े नहीं होते हैं। फिजिकली हमारी ग्रोथ जरूर दिखाई देगी, मेंटली हम अपनी एजुकेशन के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, बट एक सोशल एनवायरनमेंट जो हमें सिखाता है, जो हमारी सराउंडिंग हमें सिखाती है, क्या वो आपको समझ आता है? क्या आप वो सीख पाते हैं? वो आपको समय के अनुसार सीखने को मिलता है। सर ने बहुत अच्छी बात की, पेरेंट्स के साथ में कनेक्टिविटी। पेरेंट्स के साथ में कनेक्टिविटी आपकी मिस हो जाती है कि जब आप एज ए टीनेज आते हैं और आप लोगों के चेंजेज आते हैं तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें हिडन रखना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपने उस गैप को बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और कुछ टाइम तक तो घर में एक कम्युनिकेशन होता है कि पहले तुम सारी बातें बताते थे, अब तुम सारी बातें नहीं बताते। अब जब तुम सारी बातें बताते थे तो तुम्हारी बातों का सॉल्यूशन हो जाता था। वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परिवार के बड़े लोगों के द्वारा हो जाता था। लेकिन जब से आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है, आपने अपने आप को रिजर्व किया है, बोलना कम किया है, अपनी बातें आपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट दिखाने की बजाय अपना ट्रस्ट आपने अपने फ्रेंड सर्किल पे दिखाना शुरू किया है, तब से आपके हर्डल्स और ज़्यादा बढ़ते चले गए। आपका मेंटल वीकनेस आपकी आती चली गई। आपके अंदर एक अलग टाइप का डर आने लग गया। कुछ चीज़ें हिडन थी, इंटेंशनली हुई, कुछ अनइंटेंशनली हुई। वो चीज़ें आपने अपने परिवार से बचा के रखी, एक ऐसे पीयर ग्रुप के साथ में शेयर की जिससे आपको हर टाइम एक डर सा लगा रहता है कि ये पता नहीं हमारे पेरेंट्स को बता देंगे, जब मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो मेरी इमेज क्या होगी, मेरे ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती। तो उससे बेटर वे क्या है कि आप ऑनेस्टली अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ें शेयर करें। सबसे अच्छा मित्र आपका आपके पेरेंट्स ही होते हैं। और जब आपने कुछ सीखना शुरू किया था तो वो जर्नी भी आपकी पेरेंट्स के साथ ही शुरू हुई थी। यहाँ पे बात छोटी सी मैं उसको करना चाहूँगा गिरीश जी के वक्तव्य को, कि पेरेंट्स को मना लेना। यहाँ मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिफर करूँगा सर आपकी बात को। मना लेना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मनाने के लिए आपके पास तथ्य होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप ये करना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आप अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करिए, आप अपने डेटाज निकालिए, ग्रोथ सेट करिए, कंपटीशन बताइए किस लेवल का कंपटीशन है और इसको करने से आपकी क्या अचीवमेंट है लाइफ में। आप यहाँ से अगर शुरू करते हो तो आप कहाँ पहुँच सकते हो। तो जब आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से अपने पेरेंट्स को भी नॉलेज दोगे जिसके बारे में वो वेल अवेयर नहीं है, वो एक लिमिटेड एरिया में ब्लॉक है, उनको लगता है कि जो चीज़ें उनको बताई गई थी वही चीज़ें उनके पास 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन में से कोई बन जाओ। बुआ का बेटा ये बना है, मामा की बेटी ये बनी है, उसका पड़ोसी ये बना है। क्या आप समझते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे का एप्टीट्यूड IQ डिफरेंट होता है, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ अलग होती है।
अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि आप मुझे इस चीज़ के बारे में क्लियर करें कि इस मॉडल को कैसे बनाना है, तो वो टेक्निकली साउंड है या नहीं है। हो सकता है वो टेक्निकली साउंड हो तो मुझे क्विकली आंसर करेगा, और वो टेक्निकली साउंड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो या तो नज़रें चुराएगा या वो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा। तो जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, जिस फील्ड को हम करना चाहते हैं, जो आपका एम है, यहाँ पे पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चे का आईक्यू, बच्चे का एप्टीट्यूड और बच्चे का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है। उस कॉम्बिनेशन को हम सेट करके हम इस चीज़ पे जा सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मनाना तब मान जाएंगे, गिरीश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मान जाएंगे उस टाइम पेरेंट्स, जब आप अपने अपने फैक्ट्स के साथ में, नॉलेज के साथ में इन चीज़ों को रखोगे। ना कि मेरा फ्रेंड वो करना चाहता है, मेरे फ्रेंड ने वो किया है, वो भी वहाँ एडमिशन ले रहा है, वो मैं भी वही करूँगा। हो सकता है उस कोर्स को करने के लिए उसका फीस इतना हो कि आपके पेरेंट्स ना दे सकें, लेकिन आप प्रेशराइज कर रहे हो उनको, जबकि आप अपना डिसीजन अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे नहीं ले रहे हो। आप डिसीजन ले रहे हो अपने किसी फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होके, या आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपका ये रिलेटिव या नेबर ये आपका बना है तो आपको भी उस पर काम करना चाहिए, आपको भी उस पर बनना चाहिए। तो हमारी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ऑनेस्ट होके बैठिए और उनको बताइए कि देखिए मेरा एप्टीट्यूड, मेरा आईक्यू ये है और मेरा रुझान इस तरफ है। 10th क्लास के बाद में आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो आपका एरिया रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। वो चॉइस आपकी है कि आप उसमें जाना चाहते हैं या आप नहीं जाना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है। बट वो एक जहाँ पेरेंट्स का थोपने वाला मैटर होता है, उससे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं कि ये बच्चे का एप्टीट्यूड बोल रहा है और इसके कारण आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग आप शेयर करिए। गलती हुई वो भी बताइए, अच्छा किया वो भी बताइए, बुरा किया वो भी बताइए। अपने आप को एनालाइज करिए, डेली 2 मिनट 5 मिनट अपने आप को दीजिए, एनालाइज करिए। होल डे की जर्नी को देखिए कि मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मैंने अपने टाइम को कहाँ कैलकुलेट किया, किस तरीके से डैमेज किया, किल किया मैंने अपने टाइम को, क्या मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर सकता था, नहीं कर सकता था। बिहेवियरल इश्यूज़ में आप आ सकते हैं कि मेरा स्कूल में बिहेवियर कैसा रहा, किस तरीके से मैंने इन चीज़ों को डील किया, क्या मैं इस तरीके को बदल सकता था, बदल सकती थी, क्या ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो सकती थी। अगर मैं इस तरीके से करता या करती तो शायद मेरे पीयर ग्रुप के बीच में तू मैं नहीं होती, हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। सो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि मैंने अपने टाइम को यहाँ किल किया। उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद में आप देखिए कि फ्रीक्वेंटली आप किस चीज़ को बार बार करते जा रहे हैं और वो आपकी हैबिट में डेवलप होता जा रहा है। वो आपको डैमेज कर रहा है या आपको अपने कैरियर गोल को अचीव करने की तरफ लेके जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन पॉइंट्स को आप तब रखें और बेहतर तरीके से रखें और उसकी नॉलेज ग्रैब करें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जैसा कि आप खुद ही देख रहे होंगे कि बच्चों ने इस बार मेरे बिना कहे खुद आपका स्वागत किया, आपकी बातों को उन्होंने समझा। और मेन बात तो यही है कि अगर हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है तो हमें अपने खुद को भी देखना होगा और साथ में हम किसी दूसरे की नकल ना मारें। उसको जो भी है, जो आपका फ्रेंड कर रहा है या जो कर रहा है, हम अपनी चीज़ों को भी देखें, उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करें और फिर डिसाइड करें। अब क्योंकि सीमा आ गई है, अब हमें अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मुझे बहुत खुशी है कि एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये बातें हमें देखने को मिली। मैं एक बार फिर पूरी मैनेजिंग कमेटी को और साथ में हमारे बैठे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वह समय निकाल कर आए। जय हिंद।